आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा मोहब्बत भरा अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अमेरिका आने की ख्वाहिश तो तकरीबन पाकिस्तान के हर दूसरे फ़र्द की है। इसकी सबसे बड़ी वजह हमारे मुल्क के हालात है और दूसरी वजह ये भी है कि अगर आपका कोई भी करीबी या दूर का रिश्तेदार अमेरिका में है और वो जब आपके मुल्क में आकर बेहद ठाट बाट से डॉलर खर्च कर रहा होता है तो आप ना सिर्फ इस अमरीकी इंसान को देखकर रश्क कर रहे होते हैं बल्कि सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि शायद अमेरिका में डॉलर दरख्तों पर लगते हैं। वैसे भी पाकिस्तान में हर दूसरे घर का कोई ना कोई रिश्तेदार अमेरिका में होता है और वो अमरीकी रिश्तेदार आपके पास आकर आपसे दबा कर खिदमतें करवा कर और खूब तोहफे देकर और गाड़ियों में घूम फिर कर जिस अंदाज और जिस शाहाना तरीके से रहता है, आप तो बस फिर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि काश हम भी कोई ना कोई तरीका इख्तियार करके किसी भी तरह से अमेरिका पहुंच जाएं। आपका अमेरिकी रिश्तेदार एयरपोर्ट से ही आपको अपने पीछे लगा लेगा और आप ज़र खरीद गुलाम की तरह उसके तलवे चाट रहे होंगे और एक ज़र खरीद गुलाम की तरह थोड़े से अमेरिकी तोहफे के लिए उसके आगे पीछे घूम रहे होंगे। और फिर खैर से आप और रिश्तेदारों की ठाट बाट देख कर आप आखिरकार किसी न किसी तरीके से अमेरिका पहुंच ही जाएंगे। ख्वाब देखना तो सबका हक है और ऐसा ख्वाब जो शायद कि पूरा भी हो सकता हो। इसी तरह एक साहिब की भी बेहद तमन्ना थी कि किसी न किसी तरह से अमेरिका पहुंचा जाए। अपने अमेरिकी रिश्तेदारों को डॉलर खर्च करता देखकर तो वो सोचने लगा कि डॉलर शायद वहाँ दरख्तों पर लगे मिलते हैं और वैसे भी अमेरिका से अपने वतन जाएं तो मांगने वालों की ऐसी लाइन लग जाती है कि यूँ लगता है कि वो लोग सोच रहे हैं कि डॉलर बस अमेरिका के लोग दरख्तों से तोड़ तोड़ कर लाते हैं जो सब मांगने वालों को भरते रहें। इसी तरह एक साहब झूमते झामते अमेरिका की तरफ रवाना हुए। तमाम अजीज़ रिश्तेदार उस शख्स को एयरपोर्ट पर छोड़ने आए। वो साहब एक रंगीन ख्वाब देखते हुए चले जा रहे थे कि अमेरिका में डॉलर दरख्तों पर उगते हैं। एक साहब ने उन्हें कहा कि नहीं, डॉलर दरख्तों पर नहीं उगते बल्कि डॉलर जूतों पर मिलते हैं। खैर से ये साहब ख्वाब देखते हुए अमेरिका में पहुँचे, अमेरिका दाखिल हुए और एक बेंच पर आराम फरमाने के लिए लेट गए। हवा चली और $1 का नोट उड़ता हुआ उन साहब के जूतों पर जा गिरा। उन साहब ने जूते को झटका दिया और कहा कि आज तो मैं थका हुआ हूँ, कल से डॉलर जमा करना शुरू करूँगा। तो दोस्तों, ये थी थोड़ी सी हंसी मजाक की बातें। पिछली किस्त में मैंने इमिग्रेशन वीज़ा के लिए किस किस मरहले से गुज़रना पड़ता है इसके बारे में बहुत तफसील से आप लोगों को बताया था और आज मैं आपको बताऊंगी कि अमेरिका आने के बाद आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है और इस मुल्क में आने के बाद आपको किन किन मराहिल से गुज़रना पड़ेगा। वैसे तो आपकी इमिग्रेशन वीज़ा की खबर आपके तमाम अमेरिका में रहने वाले रिश्तेदारों को हो जाएगी। पहले तो आपके अजीज़ रिश्तेदार जो आपको ग़ुलाम बनाकर आपसे अपनी खिदमतें करवाते थे, सबका रवैया आपसे ख़राब हो जाएगा और सब सोचने लग जाएंगे कि आपको कौन सी ऐसी सख्त बात कही जाए कि जिसको सुनकर आप उनके दरवाज़े पर कभी भी ना आएं। गोया सब आप पर तकरीबन अपने घरों के दरवाज़े बंद कर देंगे और वो रिश्तेदार जिनकी अपने वतन में आने पर आप दिन रात ग़ुलामों की तरह उनकी खिदमत में जुट जाते थे। मगर दोस्तों, ये तो है दुनिया और दुनिया के लिए आप किसी के साथ भी अच्छा करो, उससे कभी बदले में अच्छाई की तवक्को ना रखो। और वैसे भी अमेरिका का पानी तो है ही ऐसा, जिसने पिया उसमें बेवफाई भर गई। यही सोचकर मैं सोचती हूँ कि पानी अपने वतन से लेकर आऊँ, मगर अफसोस एयरपोर्ट से ही पानी लाने की इजाज़त ही नहीं। खैर दोस्तों, मैंने रुख फिर हंसी मजाक की तरफ मोड़ दिया। अब काम की बात करते हैं। आप एयरपोर्ट से घर आ गए,
इतने खूबसूरत मुल्क को देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह गई और खुश भी बहुत ज़्यादा हैं। दूसरे या तीसरे रोज़ सोशल इंश्योरेंस नंबर के लिए आपको ऑफिस जाना है। वहाँ से आपका इंटरव्यू लेकर आपको सोशल इंश्योरेंस नंबर अलॉट होगा। 1 वीक में आपको ये नंबर मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये सोशल इंश्योरेंस नंबर ऐसा होता है कि जो ना सिर्फ आपने संभाल कर रखना है, बल्कि किसी से भी इसको शेयर नहीं करना। कोई भी आपसे इसका नंबर पूछे तो उसे नहीं देना, वो इस नंबर को मिसयूज़ भी कर सकता है। आपने इस नंबर को घर में संभाल कर रखना है और ख़ुद ये नंबर ज़ुबानी याद कर लेना है। ये नंबर आपको जॉब, बैंक अकाउंट खोलने में, मकान लेने, हर जगह आपके काम आएगा। ये नंबर आपके लिए बेहद अहम है। और फिर आप अपना बैंक अकाउंट भी खोल लें। ठीक 1 माह बाद आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। तो दोस्तों, जब आप अमेरिका में आने का सोचते हैं और यहाँ की इमिग्रेशन भी लेते हैं, यहाँ के शहरी भी बनना चाहते हैं, तो एक बात जहन में रखें कि आपको इसी मुल्क को अपना वतन समझना चाहिए। ये तो तय है कि जिस मुल्क में आप हमेशा रहे, पैदाइश से जवानी तक, और बहुत ज़्यादा ज़िंदगी वहाँ गुजारी, तो आप नई जगह, नए मुल्क, जहाँ सब कुछ आपके लिए अपने वतन से मुख्तलिफ है, तो दिल लगना तो बहुत ही मुश्किल है। अपना वतन, अपने वतन की मिट्टी तो आपको पल पल उदास तो करती है, मगर क्या करें, रोज़गार के लिए, बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए इंसान को सफ़र करना तो पड़ता है, जगह बदलनी तो है, और वैसे भी अल्लाह ताला को हिजरत करना पसंद है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत से दुनिया का सफ़र किया, और सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत से दुनिया की हिजरत की। हिजरत करना तो हमारे अंबिया की सुन्नत है। और दोस्तों, जब तक आपको ग्रीन कार्ड नहीं मिलता, उस वक़्त तक आप सब रिश्तेदारों के रवैये देख चुके होंगे। आपका बार बार दिल चाहेगा कि आप ग्रीन कार्ड भी ना लें और वापस अपने मुल्क में चले जाएं। अपने वतन से अमेरिका के सफ़र पर आने वाले, ख़ास तौर पर स्पाउस वीज़े पर आने वाले लड़कों और लड़कियों के लिए बेहद मुश्किल दौर होता है। अगर लड़का या लड़की है तो फैमिली के लोग उसका ग्रीन कार्ड छुपा लेते हैं और काफ़ी टाइम तक उसे पता ही नहीं चलता कि उसका ग्रीन कार्ड कहाँ गया। ये इसलिए किया जाता है कि ग्रीन कार्ड लेकर लड़का या लड़की भाग ना जाए। इस तरह के ऐसे बहुत से किस्से हैं। अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो वीडियो बेहद लंबी हो जाए। कभी मैं ऐसे लड़के और लड़कियों पर भी वीडियोस बनाऊंगी जो इन मुल्कों में आकर बेहद मुश्किलात का सामना करते हैं, और बहुत से ऐसे भी हैं कि अपने वतन से ही प्लानिंग से आते हैं और ग्रीन कार्ड आने तक 1 माह तक तो नौकरों की तरह उन लोगों के साथ बहुत ही मीठे रहते हैं और ग्रीन कार्ड मिलते ही भाग जाते हैं। और अगर एक बार ग्रीन कार्ड इशू हो जाए तो उसे कोई भी कैंसिल नहीं करवा सकता। और दोस्तों, जो लोग बहन भाइयों के स्पॉन्सर करने पर आते हैं और आकर अपनी किसी न किसी बहन भाई के पास आकर रहना पड़ता है, और बाज़ औक़ात आप अपने वतन में अपनी कश्तियाँ जला कर आते हैं, यानी कि अपनी प्रॉपर्टी बेच कर आ जाते हैं, और यहाँ जो आपके साथ अजीज़ रिश्तेदार सलूक करते हैं, आपकी समझ से बाहर होता है कि ऐसे हालात में आप क्या करें और कहाँ जाएं। और सब अजीज़ रिश्तेदार मिलकर आपको ना सिर्फ डिप्रेशन का मरीज़ बना देते हैं, बल्कि आप इतने मजबूर हो जाते हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर ग्रीन कार्ड को भी खुदा हाफिज़ कह कर वतन वापस चले जाते हैं। तो दोस्तों, ग्रीन कार्ड मिलने के बाद आपको 5 साल अमेरिका में रहना होता है, तब भी आप सिटीज़न अप्लाई कर सकते हैं, और 6 माह से ज़्यादा अमेरिका से बाहर नहीं रह सकते, वरना आपका ग्रीन कार्ड कैंसिल हो जाता है। ग्रीन कार्ड मिलने और सिटीज़नशिप के बीच 5 साल ज़रूरी हैं, और इन 5 सालों में आप ग्रीन कार्ड पर उस मुल्क के शहरी भी हैं, नौकरी भी कर सकते हैं, मगर बाकी आपको कोई भी सहूलियात नहीं मिलेंगी। यानी कि बीमार हुए तो इलाज इतना महंगा, कोई भी फ़ायदा इस मुल्क का आपको नहीं मिलेगा।
امریکہ میں کچھ اسٹیٹس ایسی ہیں کہ وہاں گرین کارڈ کے فوراً بعد آپ کو ملک کی تمام سہولیات مل جائیں گی، مگر زیادہ تر ایسا نہیں ہوتا۔ 5 سال اگر رشتہ داروں کے رویے برداشت کر کے گزار لیں اور اس ملک کی سٹیزن لے لیں تو آپ مکمل طور پر اس ملک کی ذمہ داری ہیں۔ 5 سال بعد آپ سٹیزن شپ اپلائی کریں، اور وہ بھی ایسی صورت میں کہ آپ کے کم از کم 3 سال تو امریکہ میں رہنے کے پورے ہوں اور 1300 دن پورے ضرور ہوں۔ پھر آپ کی سٹیزن شپ کی اپلیکیشن اپروو ہو جائے گی۔ اب یہ تو نہیں کہ گرین کارڈ آپ نے لے لیا اور ہر 5-6 ماہ بعد اپنے وطن چلے گئے، دل نہیں لگ رہا یا عزیز رشتہ داروں کے رویے، تو جتنے دن آپ امریکہ سے باہر رہیں گے وہ آپ کے 5 سال میں سے کاٹ لیے جائیں گے۔ تو دوستو، آپ کے 5 سال یا 1300 دن پورے ہو گئے تو آپ نے سٹیزن شپ اپلائی کر دی اور آپ کی اپلیکیشن اپروو ہو گئی۔ اب آپ کو تصویر اور فنگر پرنٹ کے لیے بلایا جائے گا۔ فنگر پرنٹس اور تصویر لیتے ہوئے آپ کو ایک چھوٹی سی پاکٹ سائز بک دے دی جائے گی نیچرلائزیشن کے سوالات اور جوابات کی تیاری کے لیے۔ اس میں امریکہ کے متعلق 100 سوال جواب ہوں گے، وہ آپ کو اچھی طرح سے یاد کرنے ہوں گے۔ دوستو، سننے میں آیا تھا کہ اگر کوئی عمر کا زیادہ ہے یعنی کہ 50 سے ابو ہے تو اس کا انٹرویو نہیں ہوگا، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لوگ عام طور پر لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں۔ سب سے سوال جواب ہوتے ہیں، جو سوال جواب نہ دے سکیں وہ اپنا لائر کروا لیتے ہیں، ورنہ سب کو 100 سوالوں میں سے 10 سوالوں کے جواب بالکل ٹھیک دینے ہوں گے۔ آپ کی انٹرویو کی ڈیٹ آئے گی، آپ سے پہلے اوتھ لیا جائے گا اور پھر آپ سے سوال کیے جائیں گے۔ سوالوں کے جوابات آپ نے ٹھیک سے دے دیے تو آپ کا ریڈنگ ٹیسٹ ہوگا۔ سینٹنس بھی پڑھوایا جائے گا، وہ بھی پڑھ لیا۔ پھر آپ سے انگلش کا سینٹنس لکھوایا جائے گا، آپ نے سینٹنس بھی لکھ لیا۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ کیپٹل ورڈ جہاں بھی آنا ہے وہاں آپ نے کیپٹل ورڈ ہی لکھنا ہے۔ جیسے کہ واشنگٹن کا W کیپٹل ہوگا۔ ریٹن ٹیسٹ بھی ہو گیا، آپ سے انگلش میں بات چیت کی جائے گی، وہ بھی ہو گیا۔ تو پھر آپ سے 10 یس اور نو کے سوالات ہوں گے، کہ یعنی یہ کہ آپ کبھی اریسٹ ہوئے نہیں، یعنی کہ نو آپ نے کہہ دیا تو اس ٹائپ کے کچھ سوالات ہوں گے۔ کیا آپ نے کبھی ٹیکس پے کیا تو یس آپ کہیں گے۔ تو اس ٹائپ کے یہ سب جو ہے 10 قسم کے کویسچن ہوں گے اور جن کے آپ نے یس اور نو میں جواب دینے ہوں گے۔ پھر دوستو، آپ کو اپنا سوشل سیکورٹی نمبر بھی زبانی یاد ہونا چاہیے، وہ بھی آپ سے پوچھا جائے گا۔ آپ کو اپنا ایڈریس بھی زبانی یاد ہونا چاہیے اور فون نمبر بھی زبانی یاد ہونا چاہیے۔ آپ نے ایڈریس بھی بتانا ہے اور فون نمبر بھی۔ اس سب کے بعد فوراً بتا دیا جائے گا کہ اب آپ اس ملک کے شہری ہیں، آپ نے اپنی نیچرلائزیشن ٹیسٹ کو پاس کر لیا ہے، مبارکباد دیں گے۔ اور کبھی تو سٹیزن شپ کی اوتھ اور سرٹیفکیٹ اسی روز مل جاتا ہے، اور بعض اوقات کافی ٹائم کے بعد آپ کی اوتھ کی ڈیٹ آتی ہے۔ اوتھ کے ٹائم پر دوستو آپ کا گرین کارڈ واپس لے لیا جاتا ہے اور آپ کو سٹیزن شپ کا سرٹیفکیٹ دے دیا جاتا ہے۔ اس سرٹیفکیٹ سے آپ اپنا پاسپورٹ اپلائی کر سکتے ہیں۔ پاسپورٹ اپلائی کرنے پر بھی آپ سے اوتھ لی جاتی ہے، تصویر کھینچ کر آپ کا سٹیزن شپ سرٹیفکیٹ لے لیا جاتا ہے اور 3 ہفتوں میں پاسپورٹ بن کر آ جاتا ہے اور گھر میں ہی سٹیزن شپ کا سرٹیفکیٹ بھی مل جاتا ہے۔ اب آپ اتنے سارے مراحل سے گزر کر امریکہ کے شہری بن گئے، مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس ملک میں رہنا خوشیوں کے ساتھ مبارک کرے۔ تو دوستو، اس اتنے لمبے 5 سال کے عرصے میں آپ نہ صرف اتنے مضبوط ہو چکے ہیں بلکہ اپنے تمام عزیز رشتہ داروں کے مقابل کھڑے ہونے کے قابل ہو چکے ہیں۔
بس دوستو، اگر آپ اس ملک میں آ گئے تو ثابت قدم رہیں، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں اور اس چیز کا خیال رکھیں کہ آنے کے بعد قدم قدم پر آپ کی راہوں میں کانٹے ہی کانٹے بکھرے ہوئے ہیں، اور اپنے نصیبوں کی اس دکھ بھری چکی میں سے گزرنے کے بعد آپ کو اپنی منزل مقصود مل ہی جائے گی اور زندگی کی خوشیاں اور کامیابیاں آپ کے قدم چومے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق اور سچ کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لاکھوں درود و سلام ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔